मायाधारी हैरानी के साथ कहती है, वादा? कैसा वादा? दिलीप मायाधारी को एकटक नजर से देखते हुए बड़े ही गुस्से के साथ कहता है, यही कि तुम उस यक्षिणी को छोड़ोगी नहीं, मार दोगी उसे, उससे हम सबको मुक्ति दिलाओगी। मायाधारी दिलीप को अपने ऊपर विश्वास दिलाते हुए कहती है, इसमें वादा मांगने की क्या जरूरत है? मेरे तो अब जीवन का मकसद ही उस यक्षिणी को मारना है। मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगी। जिस तरह उसने मेरी आंखें नोची है उसी तरह मैं भी उसकी आंखें नोचूंगी। बस एक बार मुझे मेरी शक्तियां वापस मिल जाएं, फिर मैं उस यक्षिणी को छोड़ूंगी नहीं। मुझे जल्द से जल्द साधना शुरू करनी होगी। मुझे उस जगह पर लेकर चलो। कहां पर है वो जगह? दिलीप मायाधारी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो जगह माया नगरी में है। वहां पर एक गुफा है जहां पर तुम आराम से साधना कर सकती हो। मैं खुद तुम्हें उस जगह पर ले चलता हूँ, चलो मेरे साथ। मायाधारी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ चलो जल्दी। इतना कहकर मायाधारी ने अपने 2-3 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि वो रुक जाती है। जैसे ही मायाधारी रुकती है, दिलीप को कुछ अजीब लगता है। वो तुरंत मायाधारी से पूछता है, क्या हुआ मायाधारी, तुम रुक क्यों गई? मायाधारी को नदी के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो समझ गई थी कि नदी का किनारा किस तरफ था। मायाधारी नदी की तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ पर कुछ है जो मुझे चाहिए। दिलीप झट से मायाधारी से पूछता है, क्या चाहिए मायाधारी तुम्हें? मायाधारी खोए हुए अंदाज में कुछ सोचते हुए कहती है, कुछ सामान है मेरा यहाँ पर जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, जिसे वक्त के साथ मैं फिर से जीवित कर सकती हूँ, पर उसे ऐसे नहीं निकाल सकते, उसे रखने के लिए। इतना कहकर मायाधारी फिर चुप हो जाती है। वो कुछ सोचने लग जाती है। दिलीप परेशान होते हुए कहता है, तुम क्या बोल रही हो मायाधारी, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से क्या चाहिए तुम्हें? मायाधारी अपना सिर आजू बाजू हिलाते हुए कहती है, यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। अगर वो यक्षिणी आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पहले तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए और तुम कैसे वो मुझ तक ला सकते हो। दिलीप को मायाधारी की बात सही लगती है और वो उसकी बातों में हामी भरते हुए कहता है, तुम ठीक कहती हो, पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, तुम चलो मेरे साथ। दिलीप के कदम बढ़ाते ही मायाधारी भी उसके साथ जाने लग जाती है। दिलीप मायाधारी को माया नगरी लेकर जा रहा था जहाँ पर 7 गुफाएं थी। उन्हीं 7 गुफाओं में से एक गुफा में मायाधारी अपना मायाजाल बिछाने वाली थी। अपनी एक ऐसी दुनिया बनाने वाली थी जिसमें आगे चलकर कई सिद्धियां हासिल करने वाली थी। एक तरफ दिलीप मायाधारी को माया नगरी ले जाने के लिए निकल गया था, तो वहीं दूसरी तरफ यक्षिणी ने अनुराग को मायाधारी की पूरी कहानी सुना दी थी। उसने अनुराग को मायाधारी के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसकी हर एक बात, उसकी छोटी से छोटी कमजोरी से लेकर उसकी बड़ी से बड़ी ताकत तक, सारी बात सुनाने के बाद यक्षिणी कहती है, आप बताइए लेखक बाबू, क्या मैंने गलत किया उस मायाधारी की आंखें निकालकर? अगर मैं उसकी आंखें नहीं निकालती तो मेरे जुगनू कभी जिंदा नहीं हो पाते, उसका जादू कभी नहीं टूट पाता। अनुराग यक्षिणी के साथ हमदर्दी जताते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने जो किया सही किया। यक्षिणी नम आंखों के साथ अनुराग को देखते हुए कहती है, बस एक आप ही हैं लेखक बाबू जो मुझे समझते हैं, वरना ये पूरी दुनिया तो मुझे बुरी ही समझती है। यक्षिणी की बात सुनकर अनुराग को न जाने क्या हो जाता है। वो यक्षिणी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो यक्षिणी, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। इतना कहकर अनुराग यक्षिणी को अपनी बाहों में भर लेता है। एक दूसरे को बाहों के आगोश में भरते ही वो दोनों कब बिस्तर पर आ जाते हैं और कब उनकी आंख लग जाती है, उन दोनों को पता ही नहीं चलता। जब अनुराग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके थे और यक्षिणी अनुराग की आंख खुलने से पहले ही वहां से जा चुकी थी। अनुराग को पता था कि यक्षिणी कहाँ गई थी, इसलिए इस बार वो उसे बिल्कुल नहीं खोजता है। उसे पता था कि रात होते ही वो वापस आ जाएगी। टेबल पर ही चाय रखी हुई थी जो अभी तक गर्म थी, जैसे यक्षिणी उसमें जादू करके गई हो कि वो तभी ठंडी होने लगे जब अनुराग की आंख खुले। अनुराग बिस्तर पर से उठता है और हमेशा की तरह सिगरेट जलाता है और उसका कश खींचते हुए रात के बारे में सोचने लग जाता है। मैं कल रात भी यक्षिणी से भक्षानर के बारे में नहीं पूछ पाया, पूरी रात मायाधारी की कहानी सुनने में निकल गई। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं यक्षिणी से भक्षानर के बारे में पूछ क्यों नहीं पा रहा हूँ? अनुराग परेशान होने लग जाता है और यही सब सोचने लग जाता है। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, पर इस बार मैं कोई अड़चन नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। आज रात मैं यक्षिणी से भक्षानर के बारे में पूछ कर ही रहूंगा, कोई और कहानी या किसी किरदार के बारे में उससे सुनूंगा ही नहीं।
वो सुनाएगी तो भी उसे मना कर दूंगा। कहूंगा मुझे बस भक्षानर की कहानी सुननी है और किसी की कहानी नहीं सुननी है। इतना कहकर अनुराग फिर से सिगरेट के कश खींचने लग जाता है और सिगरेट के कश खींचते हुए ही अपनी कुर्सी पर बैठता है और डायरी खोलकर वो पेज निकालता है जिसमें उसने यक्षिणी की कहानी के किरदारों के नाम लिखे हुए थे। पहले यक्षिणी का नाम लिखा था, फिर भक्षानर, फिर महाडायन, फिर अघोरी। अनुराग कलम उठाकर अघोरी के नाम के नीचे एक और नाम लिखने लग जाता है और वो नाम था महाडायन। अनुराग उन नामों को देखते हुए बड़बड़ाता है, ये अघोरी और महाडायन के बारे में तो पता चल गया, इनके ऊपर मैं चैप्टर आसानी से लिख सकता हूँ। अब बस इस भक्षानर और महाडायन के बारे में पता करना बचा है। एक बार इस भक्षानर के बारे में पता चल जाए तो महाडायन के बारे में तो पता चल ही जाएगा। फिर कहानी की नींव बननी तैयार हो जाएगी। जब तक कहानी की नींव बनकर तैयार नहीं होती है उसे लिखने में मजा नहीं आता है। अनुराग कुर्सी पर बैठे बैठे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। जब उसकी नजर मोबाइल पर पड़ती है तो देखता है कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अनुराग मोबाइल देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये नए नंबर से कौन कॉल कर रहा है, जरा देखो तो। अनुराग कॉल रिसीव करते हुए कहता है, हेलो कौन? मोबाइल के अंदर से आवाज आती है, कैसे हैं लेखक बाबू? अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, मैं ठीक हूं पर माफ कीजिएगा मैंने आपकी आवाज पहचानी नहीं। आप कौन? मोबाइल के अंदर से आवाज आती है, मैं हूं लेखक बाबू, जगदीश, फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से। याद आया कुछ? अनुराग जगदीश की आवाज को पहचानते हुए कहता है, अरे आप हैं? अनुराग इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही जगदीश बोल पड़ता है, जी हाँ मैं। वो क्या है ना, प्रशांत किताबें खरीदने आया था तो उसी से आपका नंबर लिया है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अनुराग नॉर्मल वे में कहता है, जी हाँ कहिए ना, क्या बात करनी थी आपको? जगदीश कहता है, वो मैं उस दिन आपसे लघु कथाएं लेकर आया था ना पढ़ने के लिए। अनुराग जगदीश को बीच में टोकते हुए कहता है, जी हाँ कैसी लगी आपको मेरी कहानियां? जगदीश की आवाज आती है, कहानियां तो बहुत जोरदार हैं, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली। उसी सिलसिले में तो आपको कॉल किया है, हम आपकी कहानियां छापने के लिए तैयार हैं। जैसे ही अनुराग जगदीश के मुंह से ये बात सुनता है तो वो खुशी से फूले नहीं समाता है। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई पब्लिशिंग हाउस उसकी किताब छापने के लिए तैयार हो गया था, वो भी बिना कोई पैसे दिए। अनुराग को ये सब यक्षिणी के जादू का कमाल लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब यक्षिणी की मेहरबानी थी जो भी उसके साथ हो रहा था। जगदीश अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, कुछ ही हफ्ते में एडिटिंग का काम पूरा हो जाएगा और फिर आपकी किताब बाजार में आ जाएगी। पर एडिटिंग कंप्लीट होने से पहले आप किताब का नाम क्या रखना है ये बता देते तो अच्छा होता। आपकी किताब है तो आप ही बताइए क्या नाम रखें। हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इन 10 कहानियों में से किसका टाइटल रखें। 10 की 10 कहानियां बेस्ट हैं। अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, टाइटल क्या रख सकते हैं? टाइटल सब शॉर्ट स्टोरी है तो। इतना कहकर अनुराग सोच में डूब जाता है। तभी उसका दिमाग झट से चलता है और वो तुरंत बोल पड़ता है, एक काम कीजिए, आप ना किताब का नाम डर के 10 किस्से रख दीजिए। जगदीश तुरंत बोल पड़ता है, ये तो एकदम परफेक्ट नाम है। कहानियां 10 हैं और 10 डर से भरी हैं, तो ये नाम एकदम ठीक जमेगा। वाह लेखक बाबू, क्या नाम बताया है आपने, एकदम अपनी कहानियों की तरह मस्त। अनुराग मुस्कुराने लग जाता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। जगदीश की फिर आवाज सुनाई देती है, आप तो ना अपनी अगली कहानी जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, मैं तो अभी से उसे छापने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ये बताइए यक्षिणी की कहानी पूरी हुई कि नहीं? अनुराग मायूसी के साथ कहता है, जी नहीं, बस उसी में लगा हुआ हूँ, पर जल्दी ही वो कहानी भी पूरी हो जाएगी। जगदीश कहता है, तो चलिए आप यक्षिणी की कहानी कंप्लीट कीजिए, जब तक हम इस किताब को एडिट करते हैं। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा मैं आपको सैंपल कॉपी भेज दूंगा। अनुराग हामी भरता है और उसी के साथ फोन भी कट कर देता है। अनुराग खुश होते हुए खुद से बड़बड़ाता है, यक्षिणी तो सच में मेरे लिए बहुत लकी है। बताओ, वो कहानियां जो मुझे लगा था किसी काम नहीं आएगी, अब उन पर किताब छपने जा रही है, वो भी इतनी जल्दी। सब यक्षिणी का जादू है। बस एक बार ये यक्षिणी की कहानी कंप्लीट हो जाए, फिर सबका उस पर जादू सिर चढ़कर बोलेगा। अनुराग यक्षिणी की कहानी लिखने के लिए बैठता तो है, पर उसका लिखने में मन नहीं लगता है। और जब भी उसका कहानी लिखने में मन नहीं लगता था, उसकी पुरानी आदत थी, वो कोई ना कोई किताब पढ़ने बैठ जाया करता था। अनुराग जिस कमरे में बैठा था, उसी कमरे में कई सारी किताबें रखी हुई थी, जो उसके पिताजी की थी, जो वो बचपन में पढ़ता था।
अनुराग उन्हीं किताबों में से आचार्य चतुर्सेन की एक किताब वयम रक्षाम निकालता है और उसी को पढ़ने बैठ जाता है। जब वो उस किताब को पढ़ लेता है तो वो आचार्य चतुर्सेन की ही एक और किताब रक्त की प्यास निकालता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। अनुराग ऐसा ही था, उसे जो लेखक के लिखने का तरीका भाता था वो उसकी सारी किताबें पढ़ मारता था, चाहे वो किताब प्रचलित हो या फिर ना हो। अनुराग पूरा दिन किताबें पढ़ने में ही गुजार देता है, कुछ नहीं लिखता है। किताबें पढ़ते पढ़ते ही कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। जब रात होती है और वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने यक्षिणी बैठी हुई थी, जो कहीं और नहीं टेबल पर बैठी हुई थी। जैसे ही अनुराग अपनी आंखें खोलता है, यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग के बालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, आप उठ गए लेखक बाबू, मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी। अनुराग यक्षिणी को देखते हुए कहता है, तुम आ गई यक्षिणी। यक्षिणी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो आना ही था लेखक बाबू, मैं आपको छोड़कर भला कहाँ जा सकती हूँ। अनुराग के मन में आता है कि वो उसी वक्त यक्षिणी से पूछ बैठे कि भक्षानर कौन था, पर उसे याद आता है कि पिछली रात भी उसने जल्दबाजी ही दिखाई थी, जिस कारण यक्षिणी उससे नाराज हो गई थी और फिर उसे यक्षिणी को मनाना पड़ा था। इस बार अनुराग ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो यक्षिणी, मेरी तो तुमसे नजर ही नहीं हट रही। मन करता है तुम्हें बस ऐसे ही प्यार से निहारता रहूं। इस काली साड़ी में तुम कमाल लगती हो। यक्षिणी अजीब सी मुस्कान के साथ कहती है, कमाल तो मैं लगूंगी ही न लेखक बाबू, आखिर इसी काली साड़ी में तो मैं मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी, उनका दिल कच्चा खा जाया करती थी। ये साड़ी ऐसे ही काली नहीं हुई है, इस काली साड़ी में मैंने कई काले कर्म किए हैं। जब अनुराग यक्षिणी के मुंह से ये बात सुनता है तो उसे बहुत अटपटा लगता है कि आज उससे यक्षिणी ऐसे कैसे बात कर रही थी। यक्षिणी के बात करने का लहजा कुछ बदला हुआ था। अनुराग कुछ देर उससे और बात करता है और फिर बातों को घुमाते हुए मुद्दे की बात पर आते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता यक्षिणी तुम कुछ भूल रही हो? यक्षिणी जानबूझकर अनजान बनते हुए कहती है, मैं भूल रही हूँ? पर क्या लेखक बाबू? आगे और एपिसोड सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।